Hello children, welcome back to my channel Knowledge at a Doorstep. Today I am going to explain part 2 of the chapter Lost Spring, and I am going to explain it in Hindi. It is taken from the book Flamingo and it is for class 12th. So let's begin with the chapter Lost Spring part 2. तो बच्चों पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑथर को की जान पहचान कैसे कुछ रैक पिकर्स बच्चों से होती है जो कि रोज़ उनके पड़ोस में कूड़ा बीनने के लिए आते हैं और कूड़े के ढेर में कभी उनको 1 रुपया कभी 10 रुपये मिल जाता है और वही उनकी फैमिली का आजीविका का एक ज़रिया है। और जब ऑथर इनसे परिचित होती हैं, इन बच्चों से परिचित होती हैं, तो फिर वो उनके घरों में जो कि स्लम एरिया है, जो कि सीमापुरी नाम की एक जगह है दिल्ली की पेरीफेरी में बसा हुआ, वहाँ जाती हैं और देखती हैं वो लोग किस कंडीशन में रहते हैं, कैसे उनके घरों के हाल हैं, कैसे और किस तरह से वो वहाँ रहते हैं। और उन बच्चों के पास एक जोड़ी जूता प्रॉपर पहनने के लिए नहीं है, पेयर ऑफ शूज़ नहीं है जिसको अच्छे से पहन सकें। उसी के बारे में उन्होंने सब लिखा है। और आगे जाके जो बच्चा होता है उसमें एक बच्चा का नाम साहिब था, जिसको ऑथर बताती हैं कि आगे जाके वो गार्बेज कलेक्टिंग का काम छोड़ के वो एक टी स्टॉल में काम करने लगता है, और लेकिन वहाँ पर भी वो काम करते हुए बहुत खुश नहीं लगता। अब आगे की स्टोरी है, आगे का चैप्टर में ये है, ये दूसरे बच्चे की स्टोरी है इसमें। तो राइटर ने लिखा है, आगे पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। मुकेश जो था वो स्वयं का मालिक बनना चाहता था। मुकेश जो था वो स्वयं का मालिक बनना चाहता था और उसने ये घोषणा की, या फिर उसने ये बोला। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क्ड। ऑथर ने उनसे पूछा। आई आस्क्ड मतलब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोला या जवाब दिया कि मैं एक दिन कार चलाना सीख जाऊंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town फिरोजाबाद, famous for its bangles। फिर ऑथर आगे बताती हैं, उसके सपने उसके धूल से भरे शहर फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, में एक मिराज की तरह था। लूम्स का मतलब तो होता है धुल्ला, फेडेड, या जो कभी पुराना हो सके, इस टाइप से। तो ऑथर कहती हैं कि उसने सपने तो देखे हैं कि वो एक मैकेनिक बनना चाहता है या एक कार चलाना चाहता है, लेकिन जो उसके सपने हैं वो धुंधले से सपने हैं। मतलब एक वो मिराज की तरह है। जिस तरह से रेगिस्तान में पानी का जब भ्रम हो जाता है, जब कोई काफ़ी बहुत थर्स्टी होता है, बहुत प्यासा होता है और काफ़ी दिनों से उसने पानी नहीं पिया आता है, तो उसको जब वो भटकता है रेगिस्तान में तो उसको पानी होने का भ्रम हो जाता है। उसी तरह से जो इस बच्चे के सपने थे वो भी ऑथर के अकॉर्डिंग शायद कभी पूरे ना हो, क्योंकि वो बच्चा जो था वो एक बैंगल फैक्ट्री में काम करता था, वो एक वर्कर बच्चा था और उसके पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, ऐसी कंडीशन उसके पास नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी कि वो सब कर पाए। तो इन्होंने तभी हम और ऑथर ने उसके सपनों को एक मिराज से कंपेयर किया है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। और हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में बैंगल बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और ये भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक केंद्र है। अब ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होती है कि इसमें क्या करते हैं कि पिघले हुए शीशे को एक ट्यूब में डालते हैं और एयर ब्लो करते हैं और फूक मारते हैं, कह सकते हैं आप, एयर ब्लो करते हैं और उससे क्या होता है कि शेप देते हैं, उस कांच के पिघले हुए मोल्ड जो होता है उसको शेप देते हैं और अलग आइटम्स और बैंगल्स आइटम्स, डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट आइटम्स भी इसके द्वारा वो बनाते हैं। तो इसको कहते हैं हम ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। वेयर फैमिलीज हैव spent generation working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। फिर ऑथर आगे बताती हैं कि यहाँ पर कई परिवार पीढ़ियों से भट्टियों में ग्लास को जोड़ने का काम करते हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ यही बनाई जा रही हूँ। मतलब इतनी सारी चूड़ियों का निर्माण होता है यहाँ पर, इतना ज़्यादा चूड़ियों का मैन्युफैक्चर होता है कि लगता है कि जैसे दुनिया भर की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनती हैं तो यहीं बनती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, यानी कि मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। यानी कि उनमें से कोई नहीं जानता था कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में, इतनी छोटी सी जगह में
जहाँ हवा और लाइट भी प्रॉपर नहीं थे, उस जगह पर बच्चों का काम करना कितना इलीगल था। मतलब वो लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ग्लास फैक्ट्री में काम करने भेजते थे, जहाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता था, जहाँ जगह लाइट भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, जहाँ हवा भी नहीं आती थी, और उस जगह में छोटे छोटे बच्चे आके काम करते थे। वो इलीगल था, लेकिन उन लोगों को इस बात का पता नहीं था। यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहती हैं that the law is enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। मतलब कानून यदि अगर हम लागू करें तो उसे और उसके ऐसे 20,000 बच्चों को गर्म फर्नेस से बाहर कर सकता है। मतलब अगर कानूनी तौर पे इस कार्रवाई की जाए तो उसके जैसे, और जैसे जितने भी 20,000 बच्चे और वहाँ काम करते थे उनको उस गर्म फर्नेस से बाहर कर सकता है। मतलब उनको वहाँ नौकरी करने के मना कर सकता है, या फिर उनको हटा सकता है वहाँ से। जहाँ भी लोग दिन के घंटों में काम करते जहाँ वो लोग दिन के घंटे काम करते थे, और अक्सर उनकी आंखों की रोशनी खो देते थे, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में वो काम करते थे, इतनी गर्मी में, तो दिन के घंटों तक काम करने के कारण वो अपनी आंखों की जो रोशनी थी वो खो बैठते थे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटरीज टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बींग रिबल्ट। मुकेश की आंखों में चमक थी जब वो मुझे अपने घर ले जा रहा था। उसके बारे में वो गर्व के साथ कहता था कि वो दोबारा बनाया जा रहा है। मतलब उसके घर की बात हो रही है, वो उसका कहना था कि उसका घर जो है दोबारा बनाया जा रहा है। We walked down stinging lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state। तो इसमें बताया गया है कि जब जब ऑथर मुकेश के साथ उसके घर की ओर जा रही थी तो उसके कैसा था, चारों ओर का इन्वायरमेंट कैसा था वो बता रही हैं। तो वो बताती हैं कि हम बदबू भरी गलियों में, स्टिंगिंग गलियों में चले जा रहे थे जो कि कूड़े से भरी हुई थी, और जिसके झोपड़ी नुमा घर, जैसे हॉवल्स का मतलब होता है झोपड़ी, तो वहाँ के जो घर थे वो झोपड़ी नुमा थे, और घरों में और ऐसे घर जिनकी दीवारें जो थी गिर रही थी, और उनकी जो उनकी जो दीवारें थी वो गिर रही थी, और उनके जो डोर थे वो काफ़ी हिलते हुए थे अनस्टेडी थे, वॉवली थे, जो लटक जैसे रहे थे, ऐसे दरवाजे थे, और उनमें ना तो कोई खिड़की भी नहीं थी। मतलब उन दरवाजे थे, उन घरों में कोई खिड़कियाँ भी नहीं थी। और जहाँ इंसान यानी कि और वहाँ पर इंसान और एनिमल्स, यानी एनिमल्स और जानवर और ह्यूमन बींग्स दोनों ही एक साथ रह रहे थे, और वो एक साथ एक भीड़ के रूप में रह रहे थे, क्राउड के रूप में रह रहे थे। और ऐसा लगता था कि जैसे कि वो अभी भी प्रीमेबल मतलब होता है पाषाण युग में रह रहे हो। मतलब जैसे आदिकाल में अर्ली ह्यूमन रहता था वैसे रह रहे थे। मतलब वहाँ हर चीज़ का अभाव था। वहाँ उस जगह पर ना, उस जगह का तो ना कोई डेवलपमेंट था, ना वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उन लोगों को बेसिक नीड्स जो भी होती हैं इंसान की, वो ना उनके पास अवेलेबल थी। वहाँ हाइजीन की कमी थी। तो मतलब ऐसा था कि वहाँ पर ह्यूमन होते हुए भी, जो अभी आधुनिक युग के ह्यूमन होने के बाद भी वो ऐसे रहे थे माना कि जैसे अर्ली ह्यूमन रहता था, सुख सुविधाओं के अभाव में, डेवलपमेंट के अभाव में, वो अभी भी उसी तरह से रह रहे थे। मतलब ऑथर यहाँ पर ये कहना चाहती हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर एट वन सच हाउस, बैंग अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुकता है, यानी कि मुकेश रुकता है, और उसके लटके हुए आयरन डोर को वो अपने पाँव से थोड़ा हिलाता है या धक्का देता है और खोल देता है। जैसे वॉबली मतलब वो लटकता हुआ था दरवाज़ा, ढीला सा दरवाज़ा जो था, उसको वो आयरन डोर था, उसको वो अपने पाँव से धक्का देता है और उसको खिसका के उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, और फिर हाथ से बना हुआ, सैक का मतलब होता है हाथ से बना हुआ एक कच्चा घर। हम आधे बने कच्चे घर में घुसते हैं, ऐसा औतर यहाँ लिखती हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove, and over it sits a large vessel of sizzling spinach leaves। और उसके एक हिस्से में, जिसकी छत सूखे हुए ग्रास से बनी थी, में एक लकड़ी का चूल्हा था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वैसल यानी कि बर्तन जो था उस पर रखा हुआ था, जिसमें पालक के पत्ते उबल रहे थे। स्पैनिश लीफ मतलब पालक के पत्ते उसमें उबल रहे थे। मतलब उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है उस घर के अंदर का। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और ज़मीन के ऊपर एक बड़े से बर्तन में या बड़े से प्लेट में कटी हुई सब्जियां थी।
वहाँ पर कटी हुई सब्जियाँ रखी थी, ऐसा वो बताती हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक पतली दुबली सी, फ्रेल मतलब पतली दुबली सी यंग वुमेन पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही थी। थ्रू थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। धुएं भरे आंखों से वो मुस्कुराई, क्योंकि वो चूल्हे में काम कर रही थी, और चूल्हे में काम करना कितना टफ होता है, उसमें कितना धुआं निकलता है। तो तब यहाँ पर ऑथर ने लिखा है कि मतलब धुएं भरे हुए आंखों से वो मुस्कुराई। शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ द 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। फिर आगे लिखा है मतलब वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके घर लेकिन उसको घर की बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा था। यानी क्योंकि शादी हो गई थी, वो ज़्यादा उम्र में तो बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके घर के बहू के रूप में उसको सम्मान मिलने लगा था। जो घर की 3 पुरुषों को, यानी वहाँ घर में 3 मेल लोग थे वहाँ पर, जो कि मुकेश था, उसका पति था, वो उसके पिता, उनका ध्यान रख रही थी। When the older man enters, she gently withdraws behind a broken wall and brings her veil closer closer to her face. और जब भी वो बूढ़े आदमी प्रवेश करते थे, यानी कि जो उनके फादर इन लॉ थे, वो प्रवेश करते थे, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी, और अपने चेहरे को और घूंघट को अपने चेहरे पर खींच लेती थी। वेल मतलब होता है घूंघट, और घूंघट को वो अपने चेहरे पर खींच लेती थी। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। क्योंकि ये ऐसा रिवाज था कि बहू को घर के बड़े आदमियों के सामने घूंघट करना होता है, ऐसा रिवाज था। इन केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और जहाँ पर वह बुज़ुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था। और यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर जो जो एंटर करता है, जो बड़ा व्यक्ति, वो था एक बड़ा उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति था, जो कि बैंगल मेकर था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, यहाँ पर उसके फादर इन लॉ के बारे में लिखा गया है, वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी, पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम करने के बाद भी, या फिर बावजूद भी, वो अपने घर को का पुनर्निर्माण, यानी कि वो अपने घर को रिनोवेट यानी कि पुनर्निर्माण नहीं करा पाए थे। और उसके 2 लड़कों को स्कूल भेजने में भी विफल रहे थे। मतलब उनके जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने पहले टेलर का काम किया था, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था, सालों तक का टेलर का काम किया, उन्होंने बैंगल मेकर का काम करने के बाद भी ना वो तो अपने घर का पुनर्निर्माण करवा पाए, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। और केवल उन्हें वो वही सिखा पाए जो उनको खुद जानते थे, यानी कि उनको सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही आता था, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया। यानी कि क्या सिखाया? चूड़ी, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स का मतलब चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्मा, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उसका भाग्य है, ऐसा मुकेश की दादी कहती हैं, जिन्होंने अपने पति को ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने से निकलने वाली डस्ट से या धूल से अंधा होते हुए देखा था। मतलब उसकी दादी को पता था, इट मीन्स दैट उनकी दादी को पता था कि कितना रिस्की होता है ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करना। वो जानती थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि उनके हस्बैंड खुद ही उसकी जो पॉलिशिंग करने में डस्ट निकलती है उसके द्वारा अंधे हो गए थे। पर फिर भी वो ऐसा कहती हैं कि ये तो उसका भाग्य है या कर्म है। क्या ना, गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। फिर वो कहती हैं, वो आगे बताती हैं कि भगवान द्वारा दिया, लिनेज का मतलब होता है खानदानी या पुश्तैनी। फिर वो आगे कहती हैं कि क्या भगवान द्वारा दिया गया एक खानदानी या पुश्तैनी काम को तोड़ा जा सकता है? मतलब ये तो हमको भगवान ने भाग्य में लिखा है, तुम्हारा पुश्तैनी वर्ग है, तुमको करना ही होगा, वो ये कहना चाहती हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। फिर वो आगे कहती हैं कि क्योंकि वो चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने घर के यार्ड में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, और फिरोजाबाद की हर गलियों में उन्होंने सिर्फ चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देखा, ऐसा वो कहती है। स्पायरल्स ऑफ
बैंगल्स यानी स्पायरल्स मतलब गुच्छा, स्पायरल्स और बैंगल्स सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lies in mounds in uncamped yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. shanty town मतलब होता है गरीबों की बस्ती। तो वो फिर आगे कहती हैं, बैंगल्स के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जो बैंगल्स के गुच्छे, जो चूड़ियों के जो गुच्छे हैं वो कौन से कलर्स के हैं। वो बताती हैं कि चूड़ियों के गुच्छे जो कि एकदम सनी सुनहरा गोल्डन मतलब सनी गोल्डन और पैडी ग्रीन या धानी, रॉयल ब्लू, गुलाबी, पिंक, पर्पल और इंद्रधनुष के निकलने वाले 7 रंगों के हैं। मतलब कलरफुल चूड़ियाँ हैं, ढेर सारे कलर की चूड़ियाँ हैं। लाई इन मॉन इन अनकैम्प्टेड यार्ड, वो कहती हैं कि बहुत सारे कलर के हैं और गंदे आंगनों में ढेरों में पड़े हुए और हाथों के ठेले के ऊपर भी ढेर पर पड़े हुए। मतलब इन चूड़ियों को डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वो ये कलर की चूड़ियाँ हैं, वो गंदे आंगन, क्योंकि वहाँ इतनी हाइजीन तो है नहीं उनकी सोसाइटी में, तो वहाँ वो गंदे आंगनों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और उसके साथ साथ हाथों के ठेला, जो ठेला गाड़ी होती है उसके ऊपर भी पड़े रहते हैं, जिनको जो गरीब लोगों की बस्ती, जो शैंटी टाउन मतलब गरीब लोगों की बस्तियों में जो यंग मैन होते हैं वो धक्का देने वाली गाड़ी यानी कि वो हाथ गाड़ी में रख करके वहाँ ले जाते हैं। तो ऐसा वो डिस्क्राइब करती हैं कि वो यंग मैन उन रंग बिरंगी चूड़ियों को हाथ गाड़ी में रख करके धकेलते हुए उस शैंटी टाउन या फिर गंदी बस्तियों में लेके जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्रिकलिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स welding pieces of colored glass into circle of bangles। और उन अंधेरी झोपड़ियों में, हटमेंट मतलब झोपड़ियाँ, और उन अंधेरी झोपड़ियों में जलते हुए लैम्प्स के लाइन के पास लड़के लड़कियाँ अब उनके माता पिताओं के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियाँ बना रहे हैं। मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे लोग वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, कि वहाँ लैम्प जलते रहते थे कमरों में, और उसी के लाइन से चलते हुए लैम्प के बगल में बैठ के वही बच्चे उनके पेरेंट्स मिलके चूड़ियाँ बनाते थे, जोड़ते थे, गोल चूड़ियाँ बनाने का निर्माण का काम करते रहते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। अब their eyes, उन लोगों के आइज़ की बात हो रही है जो वहाँ बैठ के काम करते हैं उस कमरे में, तो उनकी आंखें बाहर की रोशनी के बजाय अंदर के अंधेरे की ज़्यादा हैबिचुअल हो गई थी। मतलब सालों से वो वही काम करते आ रहे थे, तो उतने अंधेरे कमरों में काम करते करते और लैम्प की रोशनी में ही काम करते करते तो उनकी आइज़ एडजस्ट हो गई थी, मतलब अभ्यस्त हो गई थी या आदत पड़ गई थी उनकी आंखों को उतने अंधेरे में काम करने की। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और इसी कारण से बड़े होने से पहले ही अक्सर उनकी आंखों की रोशनी खो जाया करती थी, क्योंकि वो इतने अंधेरे कमरे में सिर्फ लैम्प की रोशनी में काम करते थे, तो इसी वजह से उनकी मतलब बड़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। सविता, यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। अब ये तीसरी बच्ची सविता की कहानी है जो चूड़ियाँ बनाने का काम ही करती है। उसके बारे में बताते ऑथर कहती हैं कि वो एक छोटी सी बच्ची है जिसने ड्रैप मतलब घिसी हुई पिंक ड्रेस पहनी है, जो कि एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर ग्लास के पीस को जोड़ रही है। सोल्डरिंग कर रही है मतलब जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। फिर वो आगे बताती है उस बच्चे के बारे में कि कितनी इफिशिएंटली वर्क करती है, जो उसका काम है चूड़ी बनाने का उसको कितनी निपुणता के साथ वो करती है। वो बताती हैं ऑथर यहाँ पर, कहती हैं कि उसके हाथ मशीन की तरह काम करते हैं या फिर चलते हैं। If she knows the scarcity of the bangles she helps make। फिर आगे ऑथर कहती हैं सविता के बारे में बोलते हुए कहती है, जो चूड़ी बनाती है छोटी बच्ची, उसके बारे में बताते हुए कहती हैं कि क्या कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है या मुझे आश्चर्य होता है कि वह जिन चूड़ियों को बनाने में मदद करती है, क्या उनकी पवित्रता का मतलब वो जानती है। स्कैंटिटी मतलब होता है पवित्रता। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। फिर उसका आगे वो बोलती हैं ऑथर कि ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का, सगुन का एवं शादियों की पवित्रता का प्रतीक है। जो चूड़ियाँ हैं वो किसका प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, क्योंकि हमारे कल्चर में शादी के बाद वुमेन्स चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वो उससे लिंक करते हुए ऑथर ऐसा बताती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। फिर आगे बताती हैं उस बच्ची के बारे में बताते हुए बोलते हुए कहती हैं वो कि उसके साथ एक दिन अचानक
ऐसा होगा कि जब उसका सर रेड लाल चुनरी से या फिर लाल घूंघट से ढका हुआ होगा, उसके हाथ लाल मेहंदी से रंगे हुए होंगे और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। ये किसके बारे में बोल रही हैं ऑथर? ये सविता के बारे में कह रही हैं। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उसके पास बैठी हुई उस बुजुर्ग महिला की तरह जो बहुत वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। मतलब उस बूढ़ी महिला की बात हो रही है कि उनके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं थी, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं थी। रोशनी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सालों से इतने अंधेरे कमरों में लाइट्स के आगे, छोटे छोटे लैम्प्स के आगे बैठ के काम करती थी। तो मतलब अभी भी वो सुहागन तो थी, हाथों में चूड़ियाँ थी उनके, शगुन की चूड़ियाँ, लेकिन आंखों में उनकी कोई रोशनी नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। फिर वो बूढ़ी महिला दुखी आवाज़ में बोलती हैं। ट्रेंड ऑफ जॉय का मतलब होता है दुखी आवाज़ में बोली कि एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ रेंड वॉइस शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। फिर ऑथर आगे कहती हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में, किसने? बूढ़ी महिला ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पूरा पेट भर खाना भी नहीं खाया। पूरा पेट भर उसने खाना भी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रिपेड। और बस यही उसने पाया था। मतलब उसने जो इतनी मेहनत की, रात दिन आंखें खराब कर अपने जो काम किया, उसका बदला उसको क्या मिला? कि उसको मतलब पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। अब उसका पति, यानी कि उस वृद्ध महिला का जो पति था, एक बड़ी घनी दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति था, जो कहता है कि मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाई हैं, तो उसके सिवा उनको कोई काम आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बस मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर ही बना पाया है। मतलब पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने जितना काम किया है, जितना मेहनत की, उसके बदले वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए सर बस एक घर ही बना पाया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसको सुनकर यह आश्चर्य होता है, यानी कि इसको सुनकर, उस व्यक्ति को सुनकर, उस बूढ़े व्यक्ति को सुनकर यह आश्चर्य होता है कि उसने वो अचीव कर लिया था लाइफ में, जो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाते हैं। मतलब मकान की बात हो रही है, क्योंकि मकान बनाना एक बहुत आसान टास्क नहीं है। तो उसीलिए वो ऑथर ने यहाँ लिखा है कि मतलब इसको सुन के काफ़ी वंडर होता है कि मतलब जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं मकान, उसने वो तो हासिल किया था। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और उसके छत पर, उसके ऊपर एक छत थी, यानी कि उसने एक मकान बनाया था और उसके ऊपर एक छत थी, उसके सर के ऊपर एक छत थी कहना चाहिए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every homes. चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसा ना होना और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होना, यही हर घर की दुख भरी कहानी थी। कहने का मतलब ये है, हर घर का रोना था, या हर घर की दुख की कहानी थी। मतलब चूड़ी बनाने के सिवा कुछ आता नहीं था उन लोगों को। तो ना चूड़ी बनाने के सामने वो सब लोग ये कहते थे कि हमको चूड़ी बनाने के सिवा कुछ आता नहीं है और खाने को भी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो यही पूरी घर घर की कहानी फिरोजाबाद में यही थी लगभग। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो अपने बुजुर्गों की यही दुख भरी दास्तां या विलाप नई पीढ़ी दोहराती रहती थी। क्या यही कि खाने को नहीं है और हमें कुछ और आता नहीं है, इस तरह से। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। लिटिल हैज़ मूव्ड इन टाइम मतलब ऐसा लगता था कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ बहुत कम बदला है। मतलब बहुत कम चेंजेस आए थे फिरोज़ाबाद में, वहीं का वहीं है फिरोज़ाबाद जो पहले था, ऐसा कहने का मतलब है। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। वर्षों से दिमाग को सुस्त करने वाली मेहनत ने उनकी कुछ नया करने की, सपने देखने की क्षमता को ख़त्म कर दिया था। मतलब बरसों से वो बस एक ही काम किए जा रहे थे और उसके लिए बस उसी काम को अपना भाग्य मान के करते चले आ रहे थे। तो करते 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 उनकी जो सोचने की क्षमता थी वो भी ख़त्म जैसी हो गई थी, और ना वो फिर सपने देखते थे। बस वो अपना भाग्य मान के चूड़ी बनाना ही हमारा काम है, बस वही करते आते थे अपने सुस्त दिमाग से। ना कुछ सोचते थे और ना कुछ सपने देखते थे, और इसी काम में ही वो
लगे रहते थे, कुछ नया करने का सोचते ही नहीं थे। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. फिर ऑथर उन लोगों से पूछती है, उन लोगों से जो वहाँ जो यंग मैन होते हैं उनसे पूछती हैं कि आप लोग क्यों नहीं मिलकर एक कोऑपरेटिव या फिर सहकारी संस्था बना लेते हैं। ये उन्होंने कुछ जवान लड़कों से पूछा जो कि मिडिल मैन या दलालों के चक्कर में या फिर दुचक्र में फंसे हुए थे, और जिन्होंने, और कहने का मतलब यह है, और जिनके पूर्वज और पिता भी इस चक्र में ही उलझे हुए थे। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Vicious का मतलब होता है corrupt या शातिर या cunning। तो ऑथर पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि आप लोग क्यों नहीं मिलकर एक कोऑपरेटिव सहकारी संस्था का निर्माण कर लेते हैं। मैंने ये कुछ जवान लड़कों से पूछा जो मिडिल मैन या दलालों के कुचक्र में फंसे हुए थे और उनके पिता और पूर्वज भी इस चक्र में उलझे हुए थे। मतलब यह है इसका कि जैसे मिडिल मैन होते थे, जो बिचौलिए होते थे, वो इन लोगों से कम दामों में चूड़ियाँ खरीदते थे और उसको मार्केट में ऊंचे दामों में बेचा करते थे। तो जो बेचारे ये लोग इतनी मेहनत से काम करते थे, रात दिन पॉवर्टी बिता रहे थे, और मेहनत करने के बाद भी उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था चूड़ियों का जितना कि उनको मिलना चाहिए था। इसलिए ऑथर उनको ये बोलती हैं कि क्यों नहीं तुम अपनी खुद की सहकारी समिति बना लेते और अपना ये काम बेचने और आगे मार्केट में बेचने का काम खुद से करते हो, ऐसा उनसे वो कहती हैं। और इस चक्कर में और मिडिल मैन्स के चक्कर में ये सिर्फ ये यंग लोग भी नहीं थे, बल्कि इनके जो पेरेंट्स थे और इनके जो फोर फादर्स थे वो सब भी इन चक्करों में फंसे हुए थे। मतलब खुद से वो कुछ नहीं करते थे और मिडिल मैन के ऊपर सब कुछ छोड़ देते थे। इवन वी गेट ऑर्गेनाइज, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से वो कहते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, मारेगी और कुछ गैरकानूनी करने के लिए जेल में डाल देगी। ऐसा वो यंग मैन का ग्रुप कहता है, उन ऑथर से ऐसा बोलता है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी द थिंग डिफरेंटली। फिर वो आगे बताती हैं, ऑथर कहती हैं कि उनके बीच में कोई लीडर या नेता नहीं था जो उनको चीज़ों को देखने का, जो उनको चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने का मदद कर सके, दूसरे नज़रिए से देखने में मदद कर सके। कहने का मतलब ये है कि बहुत सालों से वो बस उसी ढंग से काम कर रहे थे, दलालों के चक्कर में पड़े थे, तो वो अभी भी वैसे ही करते थे, उनके जैसे पेरेंट्स करते थे। तो वो एक नए ढंग से या एक नया कुछ सोच के साथ कुछ उनके नज़रिए को बदलने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पर। सब एक जैसा सोचते थे और सब एक जैसा करते थे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता लोग भी उतने ही थके थे जितने की वो, मतलब वही सोच थी उनके फादर्स की भी और वही सोच थी उनकी भी। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और उसके बाद ऑथर कहती हैं वो लगातार, वो ग्रुप ऑफ यंग पीपल्स था जो वो यही बात करता लगातार, वो लगातार यही बातें करते रहे कि गरीब किसकी बातें करते रहे, गरीबी की, उदासीनता की। एपैथी मतलब होता है उदासीनता, लालच की, ग्रीड की एंड इनजस्टिस और अन्याय की। बस उनकी बातें उसी में घूमती रही। स्पैरल मतलब होता है जैसे कि स्पैरल होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है जो घूमती रही, मतलब बातें गोल गोल। तो मतलब उनकी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहीं। किसके इर्द गिर्द? गरीबी के बारे में, उदासीनता के बारे में, लालच के बारे में, अन्याय के बारे में। उसके सिवाय उन्होंने कुछ बात नहीं करी। टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनको सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। किनको सुनकर? उन यंग पीपल ऑफ, जो यंग लोगों का ग्रुप था उनको सुनकर। और सर ये कहती है कि मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक उन परिवारों की जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और वो झेल रहे हैं उस कलंक को या उस दंश को जिस जाति में वो पैदा हुए हैं। तो स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक या फिर दंश। तो यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि उनको दो अलग अलग वर्ल्ड, एक तो उन लोगों का वर्ल्ड दिखता है जो गरीब हैं, जो गरीबी में पैदा हुए हैं और उस गरीबी में या अपनी उस जाति, चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उनको उस जाति का कलंक सहना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है उस चीज़ को, क्योंकि वो उसी जाति में पैदा हुए हैं, उन्होंने सिर्फ वही सीखा है चूड़ी बनाना और उनको वो करना ही पड़ता है, उनका कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो उस अपनी जाति का दंश, स्टिग्मा मतलब दंश या कलंक, उनको सहना ही पड़ता है, उसके उनको कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। The other of the vicious circle of the sahukars, the middlemans, the policeman, the keeper of law, the bureaucrats and the politicians। और दूसरा
जो कनिंग, जैसे दिस इज मतलब कनिंग या चालाक या करप्ट सर्कल, किसका? साहूकार का, मिडिलमैन का, दलाल का, पुलिसमैन का, प्रशासन का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियन, उनके दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। दूसरा ये वर्ल्ड है, इन लोगों का वर्ल्ड, जो इन लोगों को, जो बेचारे गरीब लोगों को के ऊपर राज करते हैं, उन लोगों का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा भार चढ़ा दिया है जिससे वो नीचे नहीं रख सकता। यानी कि ये जो लोग हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासन, पुलिसमैन, ये बिचौलिए, मिडिलमैन, ये सारे लोग मिलकर के इन लोगों पर ऐसा भार चढ़ा दिया इन लोगों के ऊपर उन्होंने कि उसे वो नीचे नहीं रह सकते। मतलब वो इतना डरते हैं कि उनके खिलाफ भी नहीं आ सकते हैं, और कम पैसों में उनको सारा मिडिल मैन के चक्कर में पड़े जाते हैं, और कम चूड़ियाँ बनाते हैं मेहनत से, और उसके कम पैसे उनको मिलते हैं। तो मतलब वो उनके भार के तले दब गए हैं। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. इससे पहले कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाए, वो उसे नेचुरली स्वीकार कर लेता है, जैसे कि उसके पिता ने किया। मतलब कहने का ये है कि जैसे बच्चा उसी जाति में, चूड़ी बनाने वाले की जाति में बॉर्न होता है, उसी में पढ़ता बढ़ता है, तो वो मान और उसी में देखता है कि उसके फादर फोरफादर सब कैसे इस चीज़ को कैसे बनाते हैं, और कैसे प्रशासन और पुलिस या मिडिलमैन की बातों को मानते हैं हर जगह पर। तो वो लोग भी, जब कोई दूसरा बच्चा यहाँ पैदा होता है, बढ़ता है, तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जैसे उसके पिता ने किया। उसको अपना भाग्य मान लेता है, क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ है ही नहीं, तो उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, तो इसलिए जब वो बच्चा बड़ा होता है तो इसी को अपना भाग्य मान लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और इसके अलावा कुछ अलग करना, मतलब चूड़ी बनाने के अलावा कुछ अलग करने की हिम्मत करना उसकी बस की बात नहीं है। ठीक है, मतलब चूड़ी बनाना है उसका भाग्य है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कुछ और करना इसके सिवा, चूड़ी बनाने के सिवा कुछ और काम करना हिम्मत दिखाने के समान होगा, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में थी नहीं। वो लोग अपना भाग्य माने बैठे थे और वही काम करते थे। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत करना उसके बड़े होने या उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। मतलब हिम्मत दिखाना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था अपना भाग्य मान के, जो जितना भी उनको पैसा मिलता था, जो काम उन्हें करना होता था वही करते थे। तो वैसे ही अब जो छोटे बच्चे जब वहाँ बड़े होते हैं तो वो भी उसको अपना भाग्य मान बैठते हैं। और हिम्मत करना जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, कहना चाहिए। यानी कि उसकी हिम्मत करना उसके बड़े होने या उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. और जब मैंने मुकेश में इसकी एक झलक देखी तो मैं खुश हुई। कहने का मतलब ये है कि मुकेश थोड़ा सा डेयर कर रहा था। मुकेश चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक बने, किसी दिन कार ड्राइव करे, क्योंकि जितने भी लोग उनको और मिले, उनका तो बस यही मानना था कि हम टूडी फैमिली में बिलोंग करते हैं, वहाँ पैदा हुए हैं, तो बस यही काम करेंगे। कुछ और करना या कुछ और करने के सपने देखना, उनके करने की हिम्मत तो वो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मुकेश एक ऐसा बच्चा था जिसने थोड़ी अलग हिम्मत की और उसने कुछ अलग बनना चाहा। तो ये देखकर जो ऑथर थी वो काफ़ी खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। उसने फिर से रिपीट किया, मुकेश ने फिर से रिपीट किया, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा और सीखेगा, मतलब मैकेनिक का काम वहाँ जाके सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्टेड। और फिर वो कहता है, मतलब बोलता है गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, पर वो जोर देकर कहता है, इंसिस्ट करता है इस बात को लेकर कि मैं चल कर जाऊँगा। मतलब उसकी करने की इच्छा है, कुछ अलग करने की इच्छा है। भले गैरेज कितना दूर हो, वो कहता है कि चाहे दूर हो गैरेज, मैं वहाँ चल के जाऊँगा। मतलब वो कुछ हटकर, लीक से हटकर कुछ करना चाहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ अ फ्लाइंग अ प्लेन। फिर ऑथर उनसे पूछती है मुकेश से, क्या तुमने कभी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा है। ही इज सडनली साइलेंट। वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो जमीन की ओर देखते हुए नहीं कहता है। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट
हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट। उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में थोड़ी शर्मिंदगी या थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, कह सकते हैं, जो अभी पछतावे में नहीं बदली थी। मतलब वो प्लेन के बारे में तो मना करता है, क्योंकि प्लेन तो उसके लिए बहुत अलग चीज़ हो गई, डिफरेंट चीज़ हो गई। तो वो प्लेन के बारे में तो मना करता है, लेकिन जब वो मना करता है तो उसकी छोटी सी इस बड़बड़ाहट में, इस मरमर में एक थोड़ी सी, वैसे तो एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कुछ थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। यानी कि अभी वो कुछ हटके काम करना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो अभी उस बात को लेके उसको हिचक तो है कि आगे जाके पता नहीं उसका ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। उसको वो करना चाहता है, लेकिन अभी उसको पक्का नहीं पता है कि वो मेरा सपना पूरा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसका आगे जाके अगर वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाया तो शायद तब उसको पछतावा हो इस बात का कि ये मैं करना चाहता था पर नहीं कर पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल वो थोड़ा हिचकिचाता तो है, लेकिन अभी पछतावा, उसको इस बात का पछतावा नहीं होता। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। और अपने शहर की गलियों में दौड़ने वाली कारों के सपने देखकर वह संतुष्ट था, क्योंकि उसने कारें देख रखी थी, उसके टाउन में बहुत कारें चलती थी। तो अपने शहर की गलियों में दौड़ने वाली कारों के सपने देखकर वह कंटेंट यानी कि संतुष्ट था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के ऊपर कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं। और कहने का मतलब है कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं और जो उसके ड्रीम से थोड़ा हटके हैं। मतलब एरोप्लेन का ड्रीम वो नहीं देखता है अभी, कार वो देखता है, क्योंकि कार वो बहुत सारी चलती है उसकी फिरोज़ाबाद शहर पे। और जहाँ तक हम एरोप्लेन की बात करें तो कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं, इसलिए उसका सपना भी उतना बड़ा नहीं है। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे प्रेस करें। थैंक यू।